सक्सेशन के प्रोसेस में एनसीईआरटी जो डिटेल देता है वो डिटेल देता है हाइड्रोस्फीयर का। किसको हमने हाइड्रोस्फीयर कहा था? वो सक्सेशन का प्रोसेस जो तालाब में चल रहा है, जहां मॉइस्चर अबंडेंट अमाउंट में, गुड अमाउंट में प्रेजेंट है, वही सिंपल शॉर्ट में लिखा है मैंने दोबारा, सक्सेशन इन पॉन्ड। तो हम यहां पर जो सक्सेशन का प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं वैसा ही है जैसा एनसीईआरटी देता है। यह प्रोसेस किस कैटेगरी में आता है? प्राइमरी है, जीरो से स्टार्ट होंगे, ऐसी स्थिति से स्टार्ट होंगे जब तालाब रूपी उस गड्ढे में शुरू में कोई वेजिटेशन नहीं है, प्राइमरी से शुरू होंगे। प्रोसेस अपने आप आगे बढ़ेगा, ऑटोजेनिक है। हम तालाब में पौधे उगाने नहीं जा रहे हैं, अपने आप चल रहा है आगे, ना उसमें खाद डालने जा रहे हैं, ऑटोजेनिक है। और निश्चित सी बात है, जीरो से शुरू हो रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्रेसिव है। तो ये तीनों पॉइंट इस पर अप्लाई होंगे। क्या क्या स्टेजेस इसमें आती हैं? जो स्टेजेस एनसीईआरटी ने दी है वही स्टेजेस का हमने यहां पर एक्सप्लेनेशन लिया है, डायग्राम सहित एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी भी डायग्राम देता है, बस उसने इकट्ठे एक पेज पर डायग्राम दे दिए 251 पेज पर, और फिर साइड में थ्योरी लिखी हुई है। सबसे पहली स्टेज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। पहली स्टेज का नाम आते ही क्या टर्म बताया था? पायनियर कम्युनिटी। जो कम्युनिटी सक्सेशन में सबसे पहले उस एरिया को ऑक्यूपाई करेगी, उसमें उगेगी, वो क्या होगी? पायनियर कम्युनिटी कहलाएगी। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। उन्हीं के लिए एक कॉमन टर्म है फाइटोप्लैंक्टन। अब इसमें कौन मुख्य रूप से उग रहा है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, पुराने क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको। डायटम्स है, बीजीए, बीजीए सब पहचानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो डायटम्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ये मेन कंपोनेंट है जो इस स्टेज में ग्रो करेंगे। फिर क्या केवल प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वही होंगे या कोई कंज्यूमर भी होंगे? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूमर हैं, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो भी होंगे। लेकिन स्टेज का नाम फाइटोप्लैंक्टन है। दो बातें अलग अलग पहचाननी है। स्टेज का नाम फाइटोप्लैंक्टन होने से यह मतलब नहीं होता कि केवल फाइटोप्लैंक्टन है, ये तो मेजॉरिटी कंपोनेंट है। तो क्या जू प्लैंक्टन्स भी प्रेजेंट होंगे? यस। ये धोखा देने की जगह होती है, जहां एग्जामिनर बच्चे को धोखा देता है, पूछेगा आपसे कि क्या फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में कुछ कंज्यूमर्स जैसे जू प्लैंक्टन भी पाए जा सकते हैं? बिल्कुल पाए जाएंगे। भोजन बनेगा तो कोई खाने वाला भी तो आएगा ना। फिर आप उल्टा सवाल कर सकते हैं, ये आपके सवाल के लिए लिखा है कि सर ये तालाब में पानी भर गया तो आप इसमें फाइटोप्लैंक्टन ही क्यों उगा रहे हो? ऐसा करो, जो तालाब में उगने वाले बड़े पौधे हैं, जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, वो उगा दो। पॉसिबल नहीं है उनको यहां पर तुरंत उगाना। जरा पुराना पॉइंट याद करो, ये तालाब हम कह रहे हैं ना प्राइमरी सक्सेशन है, नया गड्ढा बना है। प्राकृतिक रूप से गड्ढा बना हो या हमने खदान के लिए, माइनिंग के लिए गड्ढा बनाया हो, फिर इसमें पानी भर गया, बरसात का पानी आ गया, दूसरी जगह से बहकर पानी आ गया, तो इस गड्ढे में अभी यहां पर मिट्टी के पार्टिकल तो हैं, लेकिन इन मिट्टी के पार्टिकल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। नो ऑर्गेनिक मैटर। इस समय इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। आप कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, क्या मतलब? भाई मिट्टी के पार्टिकल होना अलग बात है और उसमें ह्यूमस की मिक्सिंग होना अलग है। यहां पर मिट्टी तो है लेकिन उसमें ह्यूमस की मिक्सिंग नहीं है। इसी कारण से लिखा है मैंने नो ऑर्गेनिक मैटर, जो कनेक्ट होगा कहां जाकर? प्राइमरी। प्राइमरी में यही तो कंडीशन थी कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी आती है, सर मिट्टी में ऐसा कैसे होगा? भाई नीचे गड्ढा खोद लोगे तो बिल्कुल कंडीशन मिलेगी। ऊपर ही तो फर्टाइल लेयर है, गहरा गड्ढा खोद लोगे तो नीचे मिट्टी के पार्टिकल है पर उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा। तो जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो भाई इसके अंदर बिना फर्टाइल सॉइल के लार्ज प्लांट तो नहीं हो पाएंगे।
ये फाइटोप्लैंक्टन की डिमांड ही इतनी कम है कि पानी में घुला हुआ जो थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं उन्हीं की सहायता से ये फाइटोप्लैंक्टन उग सकते हैं। इन्हें नीचे कोई फर्टाइल सॉइल की जरूरत ही नहीं है। इस कारण से पहली स्टेज में फाइटोप्लैंक्टन ही उगेंगे। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या लेकर आते हैं बच्चे, सर जब इस गड्ढे में पानी भरा तो क्या उस पानी के साथ बड़े पेड़ों के बीज भी आए होंगे? पक्का आए होंगे। मैं आने से थोड़ी मना कर रहा हूं, आ तो कोई भी सकता है। बात है सक्सेशन में कौन अपने आप को इस कंडीशन में ग्रो कर पाएगा। सो व्हेन वाटर केम अप इनटू दिस लार्ज पॉन्ड, सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स ऑल्सो केम अलोंग विद। दूसरे एरिया से बहकर सीड भी आए ना, लेकिन वो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे यहां पर, क्योंकि नीचे फर्टाइल सॉइल तो है ही नहीं। तो कई प्रकार के पौधे आए होंगे, एक्वाटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी, उनके बीज वगैरह आए होंगे, पर कोई ग्रो नहीं कर पाया। इसलिए पहली स्टेज फाइटोप्लैंक्टन्स की है। तो यहां क्या मेंशन किया है, कंडीशन नॉट सुटेबल फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट के लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है। पूरी तस्वीर क्लियर की है कि आखिर ऐसा ही क्यों हुआ, यही क्यों ग्रो किए, कुछ और क्यों नहीं किया। फिर अपना पुराना पॉइंट जो मैं बार बार सक्सेशन में कह चुका हूं, जो भी सदस्य इस कम्युनिटी में ग्रो करेंगे क्या हमेशा ग्रो ही करते रहेंगे? डेथ भी तो होगी। उनकी डेथ एंड डिकम्पोजिशन होगा, डेथ एंड डिकम्पोजिशन होगा। डेथ और डिकम्पोजिशन होने से क्या बनेगी? थिन लेयर ऑफ सॉइल, इधर आके लिखा है थिन लेयर ऑफ सॉइल, इससे बनेगी थिन लेयर ऑफ सॉइल। अभी नहीं बनी है, मतलब मैं अगली स्टेज की कंडीशन बनाकर चल रहा हूं कि आखिर अगली स्टेज कैसे आएगी। ये स्टेज खुद इस स्टेज के सदस्य डेथ और डिकम्पोजिशन के माध्यम से मिट्टी की पतली परत का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि यह तालाब नए प्रकार के पौधों के लिए सूटेबल हो जाएगा। सो इट इज ऑटोजेनिक। हम खाद डालने नहीं गए, ये अपने आप डेथ डिकम्पोजिशन से सॉइल की थिन लेयर तैयार होगी, जिससे कि ये तालाब सबमर्ज्ड प्लांट्स के लिए सूटेबल हो जाएगा। सारे पॉइंट बता दिए। यहां पर 3 मेन पॉइंट हैं जो आपसे पूछने के चांस ज्यादा हैं, बाकी तो कॉन्सेप्ट है। एक फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, पाइनियर कम्युनिटी, कौन ग्रो करेगा, डायटम्स एंड बीजीए, ये मेन पॉइंट है शुरू के 3। अब तालाब में ये बन गई मिट्टी की पतली परत, ये बन गई मिट्टी की पतली परत, थिन लेयर ऑफ सॉइल, ये तैयार हो गई थिन लेयर ऑफ सॉइल। तालाब के अंदर दूसरी जगहों से पानी के बहाव वगैरह के साथ एक्वाटिक प्लांट्स के बीज आ गए। कौन से एक्वाटिक प्लांट के बीज सफल होंगे? जो बहुत पतली परत में ग्रो कर सकते हैं, ऐसे सबमर्ज्ड प्लांट ग्रो करने में सफल हो गए। क्या अभी भी तालाब में फाइटोप्लैंक्टन है? ये रे बिल्कुल, अभी भी तालाब के अंदर ये फाइटोप्लैंक्टन है, लेकिन स्टेज का नाम बदलकर हो गया क्या? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। क्यों? फाइटोप्लैंक्टन आंखों से दिखाई भी कहां दे रहे हैं, इनमें से ज्यादातर तो माइक्रोस्कोपिक हैं। तो ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए डॉट लगा रखे हैं कि आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि खाली सर ने तालाब में पानी भर रखा है, उग तो कुछ रहा ही नहीं है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो उसमें कोई डॉट वॉट नहीं है, खाली पानी दिखेगा। तालाब में खाली पानी दिखे तो उसका अर्थ भी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज माना जाएगा। तो ये तो आपको समझाने के लिए डॉट लगा दिए, तो ये दिखेंगे नहीं। अब जब दिखने में सबमर्ज्ड प्लांट आ गए तो जो दिखेगा उसके आधार पर स्टेज का नाम होगा। मैं कहता हूं ना, एरिया में पेड़ ज्यादा दिख रहे हैं तो फॉरेस्ट है, एरिया में ग्रास ज्यादा दिख रही है तो ग्रासलैंड है, एरिया में सबमर्ज्ड प्लांट दिख रहे हैं तालाब में तो सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज है। फाइटोप्लैंक्टन दिख भी कहां रहे, वो तो हम अंदाजे से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से स्टेज का नाम दे रहे थे, तो अब ये दिखने लगे तो स्टेज का नाम क्या हो गया? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। बट अभी भी उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट है, नाम बदल गया। लेकिन कैसे प्लांट उगेंगे, ये एग्जांपल, 2 एग्जांपल है, इससे बाहर सवाल नहीं जाता है, ये याद रखना है। हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया, इस थिन लेयर के अंदर ये प्लांट्स उग रहे हैं। लेकिन क्या डेथ डिकम्पोजिशन की स्टोरी चलती रहेगी? पक्का जी, वो तो चलती रहेगी। ड्यू टू फर्दर डेथ
एंड डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज्ड। ये ऊपर एरो लगाया मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट जो है तालाब के अंदर बढ़ेगा। ये जो नीचे सॉइल की लेयर है ये बढ़ेगी। ना केवल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा बल्कि तालाब के अंदर डिकम्पोजिशन से मिनरल्स भी बढ़ेंगे। क्यों इस बात पर इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि मेरी अगली स्टेज है फ्लोटिंग। और भाई फ्लोटिंग प्लांट तो पानी में तब उगेगा जब पानी में घुले हुए मिनरल्स अवेलेबल हो, क्योंकि जो प्लांट फ्री फ्लोट कर रहे हैं उनकी जड़ तो सॉइल में है नहीं, तो वो तभी तो उग पाएंगे जब पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स काफी हो। तो इसका मतलब ना केवल सॉइल का कंटेंट बढ़ेगा बल्कि साथ साथ डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आल्सो इंक्रीज्ड। डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ेंगे, तभी ये तालाब अगली स्टेज के लिए सूटेबल हो पाएगा। आप देखो पुराने पॉइंट अपने एरिया की कंडीशंस में बदलाव हो रहे हैं, इसीलिए नए प्रकार के पौधे उगते जा रहे हैं और इसी से क्या बढ़ रहा है आगे, सक्सेशन का प्रोसेस आगे चल रहा है। तो ये बदलाव हो रहे हैं। तो मैं जब भी अगली स्टेज पर जाता हूं तो वो बदलाव क्यों आया उसका कारण बताकर चल रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सीक्वेंस को दिमाग में बैठाने के लिए। स्टोरी तब आगे बढ़ेगी आपके दिमाग में जब ये लॉजिक याद रहेंगे। तो ये तैयार होगी पूरी सेकंड स्टेज। आ गई नेक्स्ट स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज आ गई। जो फ्लोटिंग स्टेज है इसमें दो प्रकार के प्लांट उग रहे हैं, रूटेड फ्लोटिंग एंड फ्री फ्लोटिंग। रूटेड फ्लोटिंग में दो एग्जांपल दिए हैं, यही रट के रखने हैं, ट्रैपा एंड निलंबो। ट्रैपा एंड निलंबो। ट्रैपा सिंगाड़ा, बेल जो सिंगाड़े की होती है जड़ तो नीचे कीचड़ में होती है और बेल ऊपर तैरती रहती है। निलंबो इज लोटस, उसमें भी जड़ कहां, नीचे कीचड़ में, और पत्तियां पानी की सतह पर तैरती रहती हैं लोटस की। सो ट्रैपा, निलंबो, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल रूटेड फ्लोटिंग में। किनारे पर उगेंगे रूटेड फ्लोटिंग, जहां पर रूट के नीचे कीचड़ में पहुंचने की संभावना आसान है, और किनारे से दूर वाला जो ये भाग है इसमें फ्री फ्लोटिंग प्लांट उग रहे हैं। और आप नोटिस करेंगे कि सबमर्ज प्लांट मैंने यहां पर एक एक बना दिए दोनों तरफ, मतलब सबमर्ज प्लांट कम होने लगे हैं और धीरे धीरे गायब ही हो जाएंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कारण भी बताऊंगा। पहले फ्री फ्लोटिंग का एग्जांपल देख लो, सल्विनिया, वोल्फिया, आइकॉर्निया। तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, सल्विनिया, वोल्फिया, आइकॉर्निया, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में। तो दो प्रकार के प्लांट्स आ गए, दोनों के नाम लेता है एनसीईआरटी, रूटेड फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग। एग्जाम्पल की संख्या इस बात पर निर्भर करती है महत्व कितना है। पिछले केस में एग्जाम्पल कम थे, इसमें एग्जाम्पल ज्यादा है, तो कैटेगरी दो हो गई। फिर पुराने क्वेश्चंस वगैरह पर निर्भर करता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जाम्पल दिए, जहां कम दिए हैं वहां आपकी डिमांड रिक्वायरमेंट ही कम है एग्जाम की, जहां एग्जाम्पल ज्यादा दिए हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं दिए, जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दिए हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब पानी के सरफेस को फ्लोटिंग प्लांट कवर कर लेंगे तो अंदर लाइट की एंट्री, पानी के अंदर लाइट की एंट्री बहुत कम हो जाएगी, और अगर पानी के अंदर लाइट की एंट्री कम हो गई तो नीचे पर्याप्त लाइट नहीं मिलेगी। इस कारण से सबमर्ज प्लांट धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ये लिखा है वाटर सरफेस कवर्ड बाय फ्लोटिंग प्लांट्स, इसका रिजल्ट एरो लगा के लिखा, सफिशिएंट लाइट डज नॉट एंटर इनटू वाटर, इसका परिणाम देयरफॉर सबमर्ज्ड प्लांट्स स्लोली डिसअपीयर। स्लोली, धीरे धीरे, ऐसे नहीं रातों रात कुछ नहीं हो रहा है जी, यहां पर समय लगेगा। ये स्टेज फ्लोटिंग स्टेज हो सकता है 50, 60, 100 साल तक चलती रहे तालाब में, समय लगेगा, ये कोई एक दिन की स्टोरी नहीं है। धीरे धीरे सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होंगे, गायब हो जाएंगे, और ये फ्लोटिंग स्टेज की जो अपीयरेंस है, आपको ऊपर से तो फ्लोटिंग दिख ही रही है, नीचे भी सबमर्ज्ड धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नया पॉइंट आता है ट्रांसपिरेशन का। क्या इन प्लांट्स की पत्तियां पानी के बाहर आ गई हैं अब आपके सामने? बिल्कुल। और जब पत्तियां पानी के ऊपर तैर रही हैं तो अब इनसे ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन होगा तो इससे तालाब के पानी के स्तर में कमी आएगी, वाटर लेवल डिक्रीज होगा। जैसे ही मैं यहां ट्रांसपिरेशन की बात करता हूं, इसका मतलब जो पत्तियां पानी के सरफेस पर तैरती हैं, ये बेसिक है, आपकी एनाटॉमी से जाकर रिलेट करता है। जो पत्तियां पानी की सतह पर तैरती हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं अपर सरफेस पर। तो ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां एपिस्टोमेटिक होती हैं।
एपिस्टोमेटिक, मतलब स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, इनके अपर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं। ये ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका रट्टे वाला पॉइंट नहीं होता है, ये मल्टीपल चैप्टर से कनेक्ट होने वाले पॉइंट होते हैं। ये कोई इकोलॉजी का पॉइंट नहीं है, पर इसकी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं एनसीईआरटी में कोने में लिखेगा तभी एग्जाम में आएगा। सो दे आर यूजफुल। तो पत्ती अगर तैर रही है पानी पे तो ट्रांसपिरेशन, जो नीचे का सरफेस तो पानी के संपर्क में आ गया, तो वेपर केवल ऊपर से ही बाहर आएगा, इसलिए ये एपिस्टोमेटिक होती है, मतलब केवल ऊपर के सरफेस पर इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और इससे ट्रांसपिरेशन चलेगा, वाटर लेवल डिक्रीज होगा, पानी का लॉस होता रहेगा। जैसे ही मैं यूं कहता हूं कि ट्रांसपिरेशन होगा तो बच्चा क्या सोचता है, अच्छा ट्रांसपिरेशन में इतना पानी लॉस हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये कितने साल तक यही प्रोसेस चल रहा है उसकी बात है। फिर साल का नाम लेते ही, सर बीच में बारिश हो गई तो साल, तो सवाल तो बिल्कुल एकदम ठीक है कि इतने साल में बीच में बारिश भी तो होगी। भाई मैं जब कह रहा हूं कि पानी का लेवल कम होगा, मतलब मैंने बारिश और ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन सब कंसीडर कर लिया है, तभी बोल रहा हूं। तो पानी का लेवल कम होगा, बारिश से फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, सब कंसीडर करने के बाद बोल रहा हूं कि वाटर लेवल में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी, धीरे धीरे वाटर लेवल में कमी आएगी। तो ये कंडीशन अब आगे जाएगी, तो पानी के लेवल में कमी होना इंपॉर्टेंट इशू आ गया। ये मैंने अगली स्टेज की नींव रख दी एक प्रकार से, इस कारण से अगली स्टेज का डेवलपमेंट होगा। पूरे स्टेज को एक बार देख लो, एक एक स्लाइड में एक एक स्टेज एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर सारी कहानी है इस पर, इसको एक बार देख लो, कई सारे पॉइंट हैं, फिर अगली स्टेज पर जाऊंगा। अगली स्टेज आगे रीड स्वैम्प स्टेज। नाम का बड़ा महत्व है, नाम का मीनिंग देखा, रीड्स, ये जो वर्ड है रीड्स, रीड्स शब्द का अर्थ है प्लांट्स ग्रोइंग इन शैलो वाटर। शैलो वाटर, जहां पानी की गहराई कम हो उसको बोलते हैं शैलो वाटर। अरे जब एनसीईआरटी लिखता है रीड स्वैम्प, स्वैम्प शब्द का अर्थ ही होता है शैलो वाटर रीजन, जहां पानी की गहराई कम है। तो पानी की गहराई कम है, भाई इसको समझाने के लिए पानी का लेवल तो कम करूंगा ना, तो कर दिया मैंने पानी का लेवल कम रीड स्वैम्प स्टेज में। पहले ही पिछली कहानी से ही बताता आ रहा हूं ना कि पानी का लेवल कैसे कम हुआ। तो एनसीईआरटी जब नाम लिखता है तो मुझे उसको नाम को भी आपके दिमाग में बैठाना है कि स्वैम्प शब्द का अर्थ जहां पानी की गहराई कम है, इसका मतलब अब तालाब में पानी का स्तर कम हो रहा है। ऐसे स्थिति में उगने वाले प्लांट्स के लिए कॉमन टर्म रीड्स। दो एग्जाम्पल दिए ऐसे प्लांट्स के, टाइफा, र्यूमैक्स। पहले एग्जाम्पल आया था ट्रापा, अब आया है टाइफा, अलग अलग है, मिक्स नहीं करना है। ट्रापा, टाइफा, टी आर वाला पहले है, टी वाई वाला उसके बाद है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए लिखे भी जाते हैं, इसलिए इन पर एम्फेसिस भी है। पहले था ट्रापा, अब है टाइफा। फिर पॉइंट आता है, ये पहचान देख लो इसकी, पौधों का किनारे पर तो मैंने थोड़े ऐसे पौधे बनाए जिनका अधिकतर भाग बाहर है, बाकी हिस्से में पौधों का कुछ भाग पानी के अंदर है, कुछ भाग पानी के बाहर है। इस कारण से ये स्टेज कहलाती है एम्फीबियस स्टेज ऑफ सक्सेशन। क्या कहलाती है? एम्फीबियस स्टेज ऑफ सक्सेशन। मीनिंग लिखा है पूरा, सम, वही जो समझाया, सम पार्ट ऑफ प्लांट्स इनसाइड वाटर एंड सम पार्ट आउटसाइड। पौधों का कुछ भाग पानी के अंदर और कुछ भाग पानी के बाहर। ये एम्फीबियस स्टेज डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज को एम्फीबियस कहते हैं। रीड स्वैम्प स्टेज को एम्फीबियस स्टेज कहते हैं। अभी भी ट्रांसपिरेशन चलेगा, बिल्कुल, बहुत सारी पत्तियां बाहर हैं, अब हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रहेगा और इसका मीनिंग आप तुरंत अपने आप ही निकाल सकते हैं कि इससे जो वाटर का लेवल है वो फर्दर क्या होगा, डिक्रीज होगा, पानी के स्तर में और कमी आएगी। डेथ डिकम्पोजिशन जारी रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा जी, वो कहाँ रुकने वाला है। पौधे उगेंगे, मरेंगे, नए उगेंगे, पुराने वाले जो मर गए उनका डिकम्पोजिशन होगा, इससे यहाँ सोइल का अमाउंट बढ़ेगा। आप देख लो, पहले सबसे क्या बनी थी, ये थिन लेयर ऑफ सॉइल, अब
सॉइल की थिकनेस बढ़ा दी, सॉइल थिकनेस बढ़ा दी मैंने, तो इसमें और डिजॉल्व कंटेंट बढ़ा दिया, फ्लोटिंग स्टेज आ गई। फिर उसके बाद मैंने क्या सॉइल की थिकनेस और बढ़ा दी, चल रहा है डेप्थ डिकम्पोजिशन, वो कहीं नहीं रुकेगा। पानी का स्तर घटा दिया, यस। तालाब की गहराई कम हो रही है, आप देख लो तालाब की गहराई कम हो रही है, ये देखो यहाँ इतनी सॉइल बन चुकी है, अब तालाब की गहराई कम हो रही है, तालाब की गहराई और कम हो गई, ये यहाँ पर। हाँ, इसी स्टेज को पहले देखेंगे। इसमें एक पॉइंट और बचता है, एक शब्द लिखा है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब पौधों में 2 प्रकार की पत्तियां, 2 टाइप्स ऑफ लीव्स। ये दूसरे चैप्टर से, प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर से कनेक्ट होने वाला एक पॉइंट है। आप देखो मैंने बनाई है, पौधों की जो पत्तियां पानी के बाहर है उनकी शेप अलग है, और पौधों की जो पत्तियां पानी के भीतर है उनकी शेप अलग है, वो बटी हुई हैं। ये एक एडाप्टेशन होती है। जो पत्तियां पानी के भीतर है वो ऐसे इकट्ठी पत्ती नहीं होती है, वो बट जाती है, डाइसेक्ट हो जाती है ऐसे हिस्सों में, जैसे उंगलियां खुल गई ऐसे बट जाती है, ताकि पानी का जो प्रेशर है पत्ती पे कम पड़े। अगर पानी बह रहा है और आप उसके सामने ऐसे हाथ लगा दें तो पानी हाथ में टकराएगा, उस पर प्रेशर लगाएगा। लेकिन अगर आप उंगलियां खोल देंगे, हाथ की उंगलियां खोल देंगे, तो पानी बीच से बह जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्लांट में भी एक एडाप्टेशन के रूप में उपयोग किया गया कि अगर पत्ती बट जाएगी, पत्ती डाइसेक्ट हो जाएगी, उसका जो लेमिना है, पत्ती का ब्लेड है, वो अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा, तो इस कारण से पत्ती पर पानी का दबाव कम हो जाएगा। ये एक एडाप्टेशन है। तो इसका मतलब इन पौधों में 2 प्रकार की पत्तियां, पानी के बाहर वाली पत्तियों की शेप अलग, पानी के भीतर वाली पत्तियों की शेप अलग, 2 प्रकार की पत्तियां पाए जाना, यही क्या कहलाता है, हेट्रोफिली। फिली वर्ड रिलेटेड टू लीफ, हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जा रही हैं, 2 प्रकार की पत्तियां पाई जा रही हैं। अगेन वही क्राइटेरिया, सारी इंफॉर्मेशन आ गई रीड स्वैम्प स्टेज की पूरी स्लाइड पर। ध्यान से स्लाइड देखेंगे, और हमने ये भी कह दिया पानी के स्तर में और कमी आएगी, तो अगली स्टेज में हम फिर जाएंगे। ये आ गई अगली स्टेज, मार्श मेडो स्टेज। क्या देता है नाम एनसीईआरटी, मार्श मेडो स्टेज। एक और नाम आपको कहीं कहीं ऑप्शंस में मिलेगा, सेज मेडो स्टेज। एक ही मतलब है इनका, आप शब्दों के अर्थ पहचानना। मार्शी एरिया, इसका मतलब होता है मडी एरिया, जहां दलदल वाला क्षेत्र हो। तो अब आप अपना दिमाग खुद लगाओ, पानी और कम होगा तब तो दलदल बनेगी, तो मतलब पहले तालाब में पानी ज्यादा भरा हुआ था, कम हो गया तो रीड स्वैम्प, स्वैम्प स्टेज आ गई, जहां पानी की गहराई कम है, और मार्शी शब्द उपयोग होने लगा, मतलब अब दलदल बन गई, मतलब पानी और कम हो गया। अब देख लो पानी और कम हो गया, सॉइल की थिकनेस और बढ़ा दी मैंने, और बढ़ा दी सॉइल की थिकनेस, तालाब की गहराई बहुत ही कम हो चुकी है, और केवल यहां आप देख रहे हैं बीच में थोड़ा पानी भरा हुआ है, किनारों पर तो दलदल है, मड। क्या लिखा है मैंने, मड। ये जो ऐसे गोल गोल सा घुमा रखा है, ये कीचड़ को बनाने के लिए बनाया है, और कुछ पानी भरा हुआ है। इस कीचड़ में क्या उगे हुए हैं, इस दलदल में क्या उगे हुए हैं, ये मेडो शब्द का अर्थ होता है ग्रास कवर्ड एरिया। क्या उगे हुए हैं इसमें, टॉल ग्रासेस, सेज, SEDGE, सेज, सेज शब्द का अर्थ ही होता है टॉल ग्रासेस। इसका मतलब मैंने कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया कि यहां अब क्षेत्र में क्या उगा हुआ है, यह पूछेगा आपसे रिजल्ट पूरा। टॉल मडी ग्रासेस ऑक्यूपाई द एरिया। अब इस क्षेत्र में क्या उगा हुआ है, टॉल मडी ग्रासेस, ये रटना है, टॉल मडी ग्रासेस, लंबी ग्रास उगी हुई है, टॉल मडी ग्रासेस उगी हुई है, इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रही हैं। ऐसी ग्रासेस के नाम भी दिए, जंकस एंड कैरेक्स। इनके चांस बहुत कम है आपसे पूछने के, बहुत रेयर है, यही काम का पॉइंट है, टॉल मडी ग्रासेस, इतने से ही काम चल जाएगा आपका। मार्श मीडो के साथ ये वर्ड कनेक्टेड रहना चाहिए, पूरा एकदम क्वेश्चन बनेगा। मार्श मीडो में टॉल मडी ग्रासेस, मार्श मीडो में टॉल मडी ग्रासेस, ये उगेंगे। फिर मैं अपनी साइंस लगाऊंगा जी, साइंस लगाऊंगा, साइंस जरूर लगाऊंगा। कीचड़ का जितना भाग एयर के संपर्क में आ जाएगा उसको मिलेगी ज्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से होगा ऑक्सीडेशन। कीचड़ के अंदर पहले सल्फर पाया जाता था सल्फाइड्स के रूप में,
एयर की ऑक्सीजन के कारण उसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेंगे उसके? सल्फेट्स। कीचड़ में नाइट्रोजन कंपाउंड पाए जाते थे अमोनिया के रूप में, लेकिन एयर के संपर्क में आने पर उसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेंगे? नाइट्रेट्स। ये बदलाव, ये साइंस मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सल्फेट और नाइट्रेट ज्यादा सूटेबल है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए। मतलब अब मैं कंडीशन तैयार कर रहा हूं जो स्थलीय पौधे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, उनके लिए। अब तक तो ये एक्वेटिक कंडीशन चल रही थी और ये एक्वेटिक का आखिरी आलिया। सबसे शुरू में फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स, फिर फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर रीड स्वैम्प, एम्फीबियस वाली स्टेज, फिर मार्श मीडो, और अब ये एक्वेटिक की समाप्ति आ लीजिए। पानी इतना कम हो गया, दलदल में भी पानी बहुत थोड़ा बहुत बचा है, और ये भी अगर ड्राई होने लगेगा तो अपनी अगली स्टेज जो आएगी वो टेरेस्ट्रियल प्लांट की आएगी, और उनके लिए ज़्यादा सुटेबल सल्फाइड या सल्फेट? सल्फेट। तो इसका ऑक्सीडेशन होकर सल्फेट बन गया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट बन गया, पूरी कहानी आ गई। तो इसका मतलब आप जो मेरी नज़र से याद करेंगे, स्टेज का नाम याद होना चाहिए, टॉल मडी ग्रासेस याद होना चाहिए, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन कोई बनाएगा तो ये नीचे वाला पॉइंट याद होना चाहिए। ये टॉल मडी ग्रासेस ऑक्यूपाई करके दिखाई हैं डायग्राम में, इस प्रकार से उगी हुई हैं। जो कोटा है, कोटा में जिन बच्चों ने देखा है, कोटा में ये स्टेज बहुत कॉमन है। जहां पर भी नाले वगैरह के किनारे पर थोड़ा पानी भरा हुआ है, किसी खाली प्लॉट में पानी भरा हुआ है, उसमें मोटे मोटी पत्तियों की, लंबी मोटी पत्तियों की टॉल मडी ग्रासेस उगी हुई हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेज इन कोटा। तो कोटा सक्सेशन की कौन सी स्टेज में है? मार्श मीडो स्टेज। हाँ, अधिकतर एरिया में आपको इस प्रकार की टॉल मडी ग्रासेस कोटा में देखने के लिए मिलेंगी। अब अगली स्टेज पर जाऊंगा जो टेरेस्ट्रियल में आ जाएगी। ये आ गई स्क्रब स्टेज। एनसीईआरटी लिखता है अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करते हुए स्क्रब। स्क्रब मतलब और कुछ नहीं है, झाड़ियां हैं, जिसके लिए आप श्रब्स भी यूज करते हैं। स्क्रब स्टेज, श्रब स्टेज, या मैं एक और शब्द उपयोग करता हूं वुडलैंड स्टेज। इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उगेंगे, मैंने कहा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उगेंगे, अब एरिया को डोमिनेट करेंगे। कहीं थोड़ी बहुत दलदल इधर उधर रह जाए क्षेत्र में, बात अलग है, अदरवाइज मेनली जो डोमिनेट कर रहे हैं वो कौन है? टेरेस्ट्रियल प्लांट है। कैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? श्रब्स मतलब झाड़ियां और छोटे ट्रीज अब इस एरिया को डोमिनेट करेंगे। लैंटाना एक झाड़ी का नाम है, पॉपुलस एल्नस स्मॉल ट्रीज हैं। तो ये झाड़ियां और स्मॉल ट्रीज अब इस एरिया में उगेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं सर इस केस में डायग्राम नहीं बनाया। 5वीं स्टेज तक मैं डायग्राम यूज करता हूं। झाड़ी उगा के दिखाने का कोई मतलब नहीं है, उसको अपने आप समझना है। मैं झाड़ियां उगाता रहूं, उससे कुछ फायदा नहीं है, वो टाइम का वेस्टेज है। सो 5वीं स्टेज तक पहचानने के लिए एक सेंस थी, झाड़ियां नहीं उगाई हैं, ये इतना सिंपल थ्योरी है, इसको पहचानना है। काफी समय तक ये स्टेज चलेगी, धीरे धीरे एरिया में ट्रीज की संख्या बढ़ेगी और फिर टॉल ट्रीज के लिए एरिया सुटेबल हो जाएगा, अच्छी खासी सोइल बन जाएगी, तो टॉल ट्रीज उगने लगेंगे। और फिर जब टॉल ट्रीज डोमिनेट कर जाएंगे तो क्या आ जाएगी? फाइनल स्टेज आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट स्टेज, जो कि इस प्रोसेस की आखिरी स्टेज होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं आप इसको? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। फाइनल कम्युनिटी होती है इस स्टेज की, और पहले ही बताया था ये सबसे स्टेबल है। और कौन डिटरमाइन करता है इसको? क्लाइमेट डिटरमाइन करता है। एग्जाम्पल सहित बता चुका हूं पहले। ट्रॉपिकल एरिया हुआ तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट, और टेम्परेट एरिया हुआ तो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डेसिडस फॉरेस्ट। पहले समझा चुका हूं उसको, ये पूरी कहानी बता दी आपको। मेरे इतनी स्टोरी, हाँ फिर जंगल नहीं बनाया है, वो अंडरस्टैंड करना है अपने आप। एनसीईआरटी के मैंने कहा पेज नंबर 250 251 पर आप देखेंगे तो ये स्टोरी आपको मिलेगी, डायग्राम्स भी मिलेंगे। अब मेरे इतनी स्टोरी सुनाने के बाद बच्चे का जो एक पॉइंट बचता है वो क्या आता है? सर आपने पौधों का तो बदलाव कर दिया, लेकिन क्या उस एरिया में जहां ये सक्सेशन चल रहा है वहां के कंज्यूमर वगैरह, वहां के डिकम्पोजर वगैरह, इनमें भी बदलाव होगा? पक्का होगा। पहले अगर तालाब में मछलियां पाई जाती थी और कुछ साल में तालाब का पानी, बार बार बोलता हूं ये बहुत स्लो प्रोसेस है सक्सेशन,
पता चला कि इसमें ऐसा तालाब से फॉरेस्ट बनने में 500 साल लग गए, 1000 साल लग गए, रातों रात नहीं होगा, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि तालाब में पानी कम होने लगा और फिर वहां जंगल बन गया तो तालाब की मछलियां पेड़ पे चढ़ने लगी, ये नहीं होगा, वो गायब हो जाएंगी धीरे धीरे और एरिया में फिर नए कंज्यूमर्स आ जाएंगे दूसरी जगहों से। इसका मतलब एरिया के कंज्यूमर्स में भी बदलाव आएगा। तालाब की कीचड़ में पाए जाने वाले डिकम्पोजर अलग है, फॉरेस्ट की सॉइल में पाए जाने वाले डिकम्पोजर्स अलग है, उनमें भी बदलाव आएगा, पर वो मुख्य चर्चा का हिस्सा नहीं होते क्योंकि कंज्यूमर और डिकम्पोजर से कम्युनिटी की पहचान नहीं होती, पहचान प्लांट से है। ये नोट में लिखा मैंने यहां पर, ड्यूरिंग सक्सेशन प्रोसेस कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो रिप्लेस्ड, इनमें भी रिप्लेसमेंट होता है, पर ये मुख्य चर्चा में क्यों नहीं आते, बट दे आर नॉट द मेन पार्ट ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन। ये कम्युनिटी के आइडेंटिफिकेशन का मुख्य हिस्सा नहीं है, इसलिए ये मुख्य चर्चा में भी नहीं आते हैं। सक्सेशन की बदलाव तो हुआ है, उससे उसको नकार नहीं रहे, बदलाव तो इनमें भी होगा। तो ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोस्फीयर का प्रोसेस है मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, सारी स्टेजेस को एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे, उनको पहचानेंगे। आपको एक छोटा सा अंतर जो मिलेगा वो क्या है, वो अंतर मिलेगा, आप नोटिस करेंगे कि मैंने धीरे धीरे पानी इसमें ज्यादा भरा हुआ है, पानी कम हो गया, पानी और कम हो गया, मैं बिल्कुल साइंटिफिकली चला हूं और धीरे धीरे पानी को कम किया है। एनसीईआरटी के डायग्राम में 5 स्टेज तक पानी बराबर भरा हुआ है और अचानक छठी स्टेज में पानी पूरा गायब हो गया, बस ये अंतर मिलेगा। वो मैं कर नहीं सकता, उसको मैं मिस्टेक मानता हूं, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे ही कमी आएगी। नेचर में जो बदलाव होते हैं वो स्लो चेंजेस आते हैं लंबे समय के साथ, वो उसको एक माइनर मिस्टेक मानेंगे। ऐसे नहीं होगा कि पानी मार्च मिडो तक बराबर भरा रहे और फिर अचानक झाड़ियां उगने में गायब हो जाए, ऐसे नहीं होगा। तो मेरे डायग्राम अपनी जगह टेक्निकली करेक्ट है, बाकी सब एनसीईआरटी से मैच करेगा, इस पॉइंट को छोड़कर सारी ये आगे पॉइंट्स बता दिए कि यहां पर, और ये रिप्लेसमेंट कंज्यूमर्स का भी होगा और डिकम्पोजर्स का भी होगा। सो ऑल्सो गो थ्रू एनसीईआरटी। हाइड्रोस्फीयर के पूरे कंप्लीट डिस्कशन के बाद जो अगला हिस्सा डिस्कशन में आता है सक्सेशन में, वो है लिथोस्फीयर। मीनिंग पहले भी बताया लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर एकदम आसानी से याद रहता है, जो सक्सेशन रॉक्स के ऊपर हो रहा है उसी को क्या कहा था, लिथोस्फीयर कहा था। अब चट्टानें ऐसी हैं यदि जिनके ऊपर पहले से कोई कम्युनिटी नहीं है, जिनको हम कहते हैं कि वो बेयर रॉक्स हैं, नग्न चट्टानें हैं, तो बेयर रॉक्स के ऊपर पहले से कोई कम्युनिटी नहीं है। इट मींस सक्सेशन बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है, वहां पहले से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो फिर ये कैसा होगा, प्राइमरी होगा। अब चट्टानों पर लाइकन अपने आप उगेंगे, हम चट्टान पर पेड़ उगाने नहीं जाएंगे, तो सक्सेशन ऑटोजेनिक होगा और आगे अपने आप प्रोसेस बढ़ेगा। तो ये अपने आप बढ़ने वाला ऑटोजेनिक है और निश्चित सी बात है आगे बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव सक्सेशन कहलाएगा। तो इसका मतलब इस सक्सेशन पर भी ये 3 टर्म अप्लाई होती हैं कि ये प्राइमरी है, ऑटोजेनिक है और प्रोग्रेसिव है। अब लिथोस्फीयर का नाम तो आपको जरूरत पड़ती है, एनसीईआरटी लेता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल कुछ नहीं देता, कुछ डिटेल से नहीं पढ़ाया, पर रिपीटेडली इस पर क्वेश्चन आए हैं, इसकी पाइनियर कम्युनिटी वगैरह पूछी गई हैं। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, हाइड्रोस्फीयर जितना डिटेल तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ सीमित चीजें जानेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस बन जाए। क्या स्टेजेस इसके अंदर आती हैं, जैसे मैंने पहले भी हिंट दिया हुआ है, अब थोड़ी सी उसमें एडिशंस आ जाएंगे। पहली स्टेज आती है वो कहलाती है क्रूस्टोज लाइकेन स्टेज। पहले मैंने सिंपली जो वर्ड यूज किया था लाइकेन यूज किया था, अब उसमें थोड़ी कैटेगरी जुड़ गई। क्रूस्टोज लाइकेन स्टेज, क्योंकि पहली कम्युनिटी है चट्टानों के ऊपर उगने वाली, तो क्या कहलाएगी, पाइनियर कम्युनिटी कहलाएगी, क्रूस्टोज लाइकेन स्टेज। ये जो लाइकेंस होते हैं ये बहुत ही सिंपल कैटेगरी के लाइकेन होते हैं और ये चट्टानों के सरफेस पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। तो ये मेंशन किया हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग लाइकेंस। इस शब्द का महत्व क्यों है, चट्टान के सरफेस पर
कोई चीज वर्टिकली ग्रो करना वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां सॉइल तो डेवलप्ड है नहीं है। अब चट्टान में गड्ढा करके थोड़ी पेड़ उगा देंगे, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली उसके सरफेस पर फैलते हैं, चट्टान के सरफेस पर फैल जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आती है, ये लाइकेंस रिलीज करते हैं एसिड्स। एसिड के रिलीज होने से क्या होगा, चट्टान का जो ऊपरी सरफेस है कॉज वेदरिंग, वेदरिंग होगा मतलब चट्टान की सतह को तोड़ेंगे, उसकी पतली परत को तोड़ेंगे। वेदरिंग ऑफ अपर सरफेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के चट्टानों के अपर सरफेस की वेदरिंग करेंगे ये एसिड्स, धीरे धीरे ऊपरी परत को चट्टानों की तोड़ेंगे। इससे क्या फायदा होगा, चट्टान के टूटने से सॉइल के पार्टिकल रिलीज होंगे। पूरा क्लियर लिखता हूं मैं, पार्टिकल, फर्टाइल सॉइल नहीं है चट्टान अकेले, केवल पार्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन फर्टाइल सॉइल बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। वो कहां से आएगा, इन लाइकेंस के डेथ और डिकम्पोजिशन से आएगा। आप देखो पूरे सक्सेशन में मैं बार बार कहता रहता हूं ना, डेथ डिकम्पोजिशन चलता रहेगा। तो ये कम्युनिटी के मेंबर्स ग्रो कर रहे हैं, पुराने मेंबर्स की डेथ होगी, डिकम्पोजिशन होगा, नए क्रूस्टोज लाइकेन उगेंगे, ऐसे बार बार होता रहेगा। तो ये कम्युनिटी वहां बनी रहेगी। पुराने मेंबर्स की डेथ होगी तो डेथ एंड डिकम्पोजिशन नीचे लिखा है। इससे क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। और ये सॉइल पार्टिकल, इधर बहुत ध्यान देना है, ये सॉइल पार्टिकल और ये ऑर्गेनिक मैटर मिलकर फर्टाइल सॉइल की पतली परत बनाएंगे, तो थिन लेयर ऑफ सॉइल तैयार हो गई। आप देखो तालाब में भी जैसे किया था वही कर रहा हूं ना, कि तालाब में शुरुआत में कोई फर्टाइल सॉइल की लेयर नहीं थी, यहां पर भी चट्टान पर पहले कोई फर्टाइल सॉइल की लेयर नहीं थी। चट्टान के ऊपर क्रूस्टोज लाइकेन उगाए, फिर यहां पर चट्टान को तोड़ के पार्टिकल लिए और ऑर्गेनिक मैटर डेथ डिकम्पोजिशन से लेकर थिन लेयर तैयार कर दी। इसका मतलब अब सॉइल की अवेलेबिलिटी हो गई। तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या इससे ज्यादा एडवांस टाइप के कोई प्लांट अब इन चट्टानों पर उग सकते हैं। तो सेकंड स्टेज क्या आएगी, पूरी स्टेज में बिल्कुल काम के पॉइंट लिखे हैं, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा है। एग्जाम्पल वगैरह भी नहीं पूछता है, को टच नहीं करता है, कोई लाइकेन का नाम नहीं लिखा है मैंने, जरूरत नहीं पड़ती है, यही पॉइंट्स चाहिए आपको। अगली स्टेज आ गई फोलियोज लाइकेन स्टेज। ये उससे थोड़े एडवांस लाइकेन है। अब आप देख रहे हैं ना कि मैं लाइकेन को भी दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। पहले तो मैं सिंपली बोल रहा था लाइकेन उगेंगे, लाइकेन उगेंगे, लेकिन अब मैं लाइकेन को दो हिस्सों में तोड़ दिया। पहले सिंपल लाइकेन, क्रूस्टोज लाइकेन, फिर उससे एडवांस फोलियोज। बॉटनी में फोलियोज शब्द यूज होता है किस संदर्भ में, लीफ लाइक। तो ये वर्टिकली ग्रोइंग लाइकेंस हैं जिनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे एडवांस लाइकेंस हैं। ऐसे एक लाइकेन का एग्जांपल दिया पार्मेलिया, यहां एक एग्जांपल लिखा है पार्मेलिया। ये थोड़ा ऐसा लाइकेन है जिसके बारे में कभी कभी सवाल पूछने की संभावना बनती है। अदरवाइज तो ज्यादा जो आपका मेन पॉइंट है वो बस स्टेज का नाम फोलियोज और उसका मीनिंग, फोलियोज मतलब लीफ लाइक लाइकेंस, उससे एडवांस है। क्या कहानी चलती रहेगी जो मैंने दोबारा नहीं लिखी, बोलता हूं बार बार, लेकिन डेथ डिकम्पोजिशन चलता रहेगा। फिर आगे दोबारा आप मेंशन करूंगा। डेथ डिकम्पोजिशन चलने से क्या होगा, सॉइल की थिकनेस थोड़ी बढ़ेगी और उसके बढ़ने से क्या होगा, यहां पर इन चट्टानों के सरफेस पर थोड़ी जो सॉइल अवेलेबल हो गई है अब उसमें उगेंगी मॉस। मॉस क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं। क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं, इधर मेंशन किया। किसी कारण से लिख रहा हूं यहां ब्रायोफाइट, तो आप प्लांट किंगडम के चैप्टर में पढ़ते हो ना, लेकिन यहां किसी कारण से लिखा है क्योंकि प्लांट किंगडम के चैप्टर में भी एनसीईआरटी इस बात को महत्व देता है। वो कहता है कि वैसे तो ब्रायोफाइट का कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइट्स सक्सेशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये प्लांट किंगडम में कहता है, आदत है एनसीईआरटी की, दूसरे चैप्टर से लिंक जोड़ता है, दूसरे चैप्टर की कहानी कहीं भी सुना देता है वो, तो हमें तैयार रहना है कि हमें समझ में आना चाहिए। तो ब्रायोफाइट्स मैंने इसलिए कहा कि वहां पर भी एनसीईआरटी ये पॉइंट रेज करता है जब एनसीईआरटी ब्रायोफाइट पढ़ाता है।
तो ये जो मॉस है ये बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं ब्रायोफाइट, जो सामान्य रूप से तो आप पढ़ते हैं कि ये गुड मॉइस्चर में उगते हैं, लेकिन यहां चट्टानों पे सरफेस पर ऐसी मॉस उगेंगी जो कम मॉइस्चर में भी उगने की क्षमता रखती हैं। तो मैंने क्या लिखा है, एरिया इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय जीरोफिटिक मॉसेस, क्योंकि अभी चट्टान के सरफेस पर पानी का तो कोई ज्यादा अमाउंट मॉइस्चर तो अवेलेबल है नहीं ना, तो वैसे तो सामान्य ज्यादातर मॉस गुड मॉइस्चर मानती हैं, लेकिन क्या मॉस में भी कुछ ऐसे हैं जो कम मॉइस्चर में उग जाए? यस, कम मॉइस्चर, मैं जीरो नहीं बोल रहा हूं, पानी चाहिए ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन को, लेकिन कुछ मॉस ऐसी है जो ओस का पानी है, ड्यू है, वो भी उसमें सफिशिएंट होता है उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को भी पूरा करने के लिए। तो ये जीरोफिटिक मॉस की कैटेगरी में आती हैं। नाम दिया जैसे पॉलीट्राइकम, ये एक ही पर्याप्त है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जीरोफिटिक मॉस पॉलीट्राइकम वो चट्टानों के ऊपर उगेंगी। और जब मॉस उगती हैं तो अपना पुराना पॉइंट लूंगा, क्या सक्सेशन में ऐसे रातों रात अचानक बदलाव हो जाता है? नहीं, रातों रात अचानक बदलाव नहीं होता है। लाइकन के साथ शुरू में मॉस उगेंगी, लाइकन ज्यादा मॉस कम, कम्युनिटी किसकी? लाइकन की। फिर धीरे धीरे जब एरिया में सोइल डेवलप हो जाएगी तो मॉस की संख्या बढ़ने लगेगी, लाइकन कम हो जाएंगे। जब मॉस की संख्या बढ़ गई तब आपने कम्युनिटी का नाम बदल के क्या कर दिया? मॉस स्टेज कर दिया। टेक्निकली चलना है बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि कल तक तो लाइकन उगे हुए थे, रातों रात लाइकन साफ हो गए और फिर अगले दिन मॉस कम्युनिटी बन गई। नहीं, धीरे धीरे लाइकन्स कम होते जाएंगे और एरिया में मॉस की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब मॉस ज्यादा दिखेंगे एरिया में, देन यू कॉल इट मॉस स्टेज। क्या स्टोरी चलेगी? जो अभी भी कहा था, डेथ डिकम्पोजिशन चलता रहेगा, डेथ डिकम्पोजिशन कंटिन्यू रहेगा, उसका रिजल्ट वही, सॉइल की थिकनेस बढ़ेगी। ऑर्गेनिक मैटर देगा ना, ऑर्गेनिक मैटर देगा, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट्स देगा, इससे फर्टाइल सॉइल की जो थिकनेस है एरिया में वो बढ़ेगी। इसका मतलब अब एरिया सुटेबल हो गया उन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी जिनके लिए पहले नहीं था, छोटे पौधे, ग्रास वगैरह, तो उनके लिए सुटेबल हो गया। तो क्या होगा? मॉस की संख्या कम होने लगेगी और एरिया में घास की संख्या ज्यादा होने लगेगी। तो इसीलिए कुछ साल बाद स्टेज आ जाएगी, कहलाएगी हर्बेशियस स्टेज। हर्बेशियस स्टेज में एरिया ऑक्यूपाइड बाय ग्रासेस एंड अदर स्मॉल प्लांट्स, एरिया में ग्रास और दूसरे स्मॉल प्लांट्स अब डोमिनेट करेंगे, हर्बेशियस स्टेज हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं लिखी है, आपको केवल उसका जो सार है वो समझा रहा हूं। हर्बेशियस स्टेज आ गई, फिर उसके बाद यहां तो और भी थ्योरी कम कर दी, क्योंकि झाड़ी और जंगल तो वैसे ही है जैसे हाइड्रोफाइट में बढ़ाए थे। तो स्क्रब स्टेज आ गई। स्क्रब स्टेज वही है जो झाड़ी वाली स्टेज थी, श्रब या स्क्रब एक ही मीनिंग है। स्क्रब स्टेज आ गई जिसमें स्मॉल ट्रीज और श्रब्स उगे हुए हैं। और फाइनली कुछ साल बाद धीरे धीरे टॉल ट्रीज की संख्या बढ़ते बढ़ते क्या होगा? एरिया में क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा और एरिया नाउ ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट। अगेन आई से दैट दिस सक्सेशन प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है सक्सेशन का ये बहुत ही स्लो है। जिसमें 500 से 1000 साल तक का समय एनसीईआरटी कहता है लग सकता है। तो मतलब ये जंगल रातों रात बन के तैयार नहीं होगा, बहुत समय लगेगा इसके तैयार होने में। तो ये लंबा प्रोसेस चलेगा और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन के तैयार हो गई। वो पुरानी स्टोरी आज भी जिंदा रहेगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कैसे पेड़ पौधे उगेंगे कौन डिटरमाइन करेगा? क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। ये चट्टानें अगर इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में थी, ट्रॉपिकल क्षेत्र में थी, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट बनेगा। इक्वेटर से थोड़ा दूर टेम्परेट क्षेत्र में थी तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वाला फॉरेस्ट बनेगा। सो क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा कि शुरुआत तो चाहे चट्टानों से हुई हो, लेकिन यह पता करना जरूरी है कि उन चट्टानों की लोकेशन क्या है, वहां के एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि किस प्रकार के पेड़ उगेंगे इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, फॉरेस्ट के अंदर।
तो ये एकदम सिंपल स्टोरी आ गई लिथोस्फीयर की। वही पुरानी कहानी है जो सबसे पहले भी आपको मैंने कहा था ना, स्टोरी पहचाननी है। उस स्टोरी के अंदर यही स्टोरी चली थी, तब भी ये कहानी आई थी कि पहले लाइकन के बाद फिर मैंने तब जनरलाइज किया था, तब मैंने बोल दिया कि ग्रास उगेगी, झाड़ियां उगेंगी, फॉरेस्ट। जब तब मॉस वगैरह को इतना महत्व नहीं दिया था, साथ में लाइकन को भी हिस्सों में नहीं तोड़ा था, अब लाइकन को हिस्सों में तोड़ दिया, थोड़ा सा डिटेल आ गया। जानकारी जरूरी है, ये मेन पार्ट है। वैसे बेशक से एनसीईआरटी लिथोस्फीयर का डिटेल नहीं देता, पर सक्सेशन समझने में टेरेस्ट्रियल सरफेस का सक्सेशन लिथोस्फीयर समझना बड़ा जरूरी पार्ट है। फिर इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट नोट आ गया जो एकदम 5 स्टार नोट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया, वेरी टॉप क्वालिटी क्वेश्चन बनने वाला। एनसीईआरटी कहता है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन मूव्स टुवर्ड्स म्यूजिक कंडीशन। इतना वंडरफुल स्टेटमेंट लिखा और बिना समझाए भाग गया। हाँ जी, आदत है एनसीईआरटी की, भाग जाएगा, कह के भाग जाएगा, कह के भाग गया कि म्यूजिक कंडीशन। बच्चे का तुरंत डाउट आता है, सर म्यूजिक कंडीशन मतलब, पहले तो मीनिंग लिखा मॉडरेट मॉइस्चर, मॉडरेट मॉइस्चर की ओर जा रहा है प्रोसेस, तो कहां से जा रहा है ये भी तो पता करो। इसको पूरा समझाने के लिए ये स्टोरी लिखी, ध्यान करना जरा, पूरी स्टोरी अब शॉर्ट में लिखी है मिला के। जब आपने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था तो हाइड्रोस्फीयर में शुरुआत कहां से हुई थी? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से। और अब यहां सारी कम्युनिटी नहीं लिखूंगा, फाइटोप्लैंक्टन के बाद फिर सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्श मेडो स्टेज, फिर आगे स्क्रब स्टेज आते हुए फाइनली क्या बन गया था? फॉरेस्ट बन गया था। तो फाइटोप्लैंक्टन से कहां गए थे? फॉरेस्ट। फाइटोप्लैंक्टन कहां उगे हुए थे? तालाब में। ये कहां उगे हुए थे? तालाब में शुरुआत हुई थी। तालाब में क्या है? अबंडेंट मॉइस्चर। जहां अबंडेंट मॉइस्चर हो उसको क्या बोलोगे टेक्निकल टर्म? हाइड्रिक कंडीशन। हाइड्रिक मतलब पानी बहुत मात्रा में उपलब्ध है। ज्यादा पानी से शुरू हुए और किधर गए? उससे कम पानी की ओर। फॉरेस्ट में पानी भरा हुआ थोड़ा ही है, ठीक है, बरसात अच्छी होती है, लेकिन भरा हुआ पानी थोड़ी, पूरे जंगल में पानी थोड़ी भर रहा है। तो इसका मतलब ये मॉडरेट मॉइस्चर, म्यूजिक कंडीशन। अब उल्टा इमेजिन करो, लिथोस्फीयर में कहां पर से चट्टानों से शुरू हुए थे? रॉक्स के ऊपर। क्या रॉक्स के ऊपर पानी भर रहा है क्या? अरे रॉक्स के ऊपर तो जंगल जितना पानी भी नहीं है। तो मतलब ये पुअर मॉइस्चर की कंडीशन है, ये कहलाएगी टेक्निकल टर्म ज़िरिक कंडीशन। तो आप हाइड्रिक से शुरू हो तब भी म्यूजिक की ओर जाएंगे, मॉडरेट मॉइस्चर की ओर जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन से भी फॉरेस्ट बनेगा। और आप ज़िरिक से शुरू हो, लाइकन जो पुअर मॉइस्चर में हुए थे चट्टानों के ऊपर, तब भी किधर आएंगे? म्यूजिक की ओर आएंगे। ये कहना चाहता है एनसीईआरटी, ये बताना चाह रहा है। तो अबंडेंट मॉइस्चर से भी मॉडरेट मॉइस्चर और पुअर मॉइस्चर से भी मॉडरेट मॉइस्चर की ओर जाएंगे। अगर इसमें मैं प्लांट की कैटेगरी लिख दूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हाइड्रिक कंडीशन में उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स क्या कहलाएंगे? हाइड्रोफाइट्स। टर्म बदल सकता है ना क्वेश्चन में। ज़िरिक कंडीशन सब पहचानते हो, ऊपर लिखूंगा क्या उगेंगे? ज़ीरोफाइट्स। जो पुअर मॉइस्चर में उगने वाले प्लांट है क्या कहते हो? ज़ीरोफाइट। और म्यूजिक कंडीशन में उगेंगे कैसे प्लांट्स? मीजोफाइट्स। तो मैं पॉइंट बोलता हूं, अपने आप अप्लाई करना। सक्सेशन चाहे मॉडरेट, चाहे हाइड्रिक से शुरू हो तब भी मॉडरेट की ओर जाएगा, और अगर ज़िरिक से शुरू होगा तब भी म्यूजिक की ओर जाएगा। या फिर लैंग्वेज बदल सकता हूं, हाइड्रोफाइट से भी मीजोफाइट की ओर और ज़ीरोफाइट से भी मीजोफाइट की ओर सक्सेशन का प्रोसेस जाता है। मेरे ऐसा कहने पर यदि ये बात आपको समझ आ जाती है तो आप क्या पूछ सकते हैं? सर ऐसा क्यों हो रहा है? एकदम आसान भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी ज्यादा होगा तो पानी के लॉस की संभावना, पानी कम होगा तो पानी के गेन की संभावना। सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तुलना में तालाब में पानी भरा हुआ है तो क्या पानी का लॉस हो सकता है? यस। सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तुलना में पानी है ही नहीं तो क्या पानी गेन हो सकता है? यस। लेकिन सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तुलना में यदि मॉइस्चर मॉडरेट हो गया तो भाई ना ज्यादा गेन होने की संभावना और ना ज्यादा लॉस। इसका मतलब स्टेबल कौन? म्यूजिक कंडीशन। ना तो हाइड्रिक
उतनी स्टेबल है, ना ज़िरिक उतनी स्टेबल है। इसलिए फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ही ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ही ज़्यादा है। तो म्यूजिक कंडीशन जो है ये मोर स्टेबल कंडीशन है। तभी से तो कहता आ रहा हूं कि भैया स्टेबल कम्युनिटी बनेगी आखिरी में, जो एरिया के लिए सबसे स्टेबल होगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर बोल दूं, जो कुछ बच्चे ही क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिनर तो नहीं पूछ पाएगा आपसे, सर क्या सक्सेशन के अंत में फॉरेस्ट बनना जरूरी है? ना, अगर एरिया के क्लाइमेट ने फॉरेस्ट डेवलपमेंट को सपोर्ट ही नहीं किया, तो अगर उस एरिया में इतनी बरसात होती ही नहीं है कि फॉरेस्ट को सपोर्ट कर सके, तो हो सकता है सक्सेशन ग्रासलैंड पे रुक जाए। दुनिया के जिन एरिया में पिछले 500-700 साल से ग्रासलैंड ही है, वो आज तक कभी फॉरेस्ट नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो एरिया का क्लाइमेट फॉरेस्ट को सपोर्ट नहीं करता, द रिमेन ग्रासलैंड। और कई जगह तो हो सकता है कहानी डेजर्ट पे रुक गई है। तो इसका मतलब जब आप फॉरेस्ट पढ़ते हैं तो इसका मतलब तो ये होता है कि ये मोस्ट कॉमन क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, उसी को एग्जांपल लेकर अपन चलते हैं। बट एवरी सक्सेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन फॉरेस्ट? नो। ऐसा होता तो सारी दुनिया में फॉरेस्ट ही उगते ना, फिर ग्रासलैंड डेजर्ट क्यों होते? तो मैंने हर पॉइंट क्लियर किया है कि क्या बताना चाह रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जो भी इस पर लिखा हुआ है वो सब एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वालिटी क्वेश्चन बनाने वाले पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद आता है डिस्कशन में जो आपने अभी तक पढ़ा उसका एप्लीकेशन, जिसको मैंने लिखा है कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन। सब पढ़ चुके हैं आप, कैरेक्टर पूरा प्रोसेस पढ़ चुके, अप्लाई करके देखो। प्रोसेस जब चलता है तो स्मॉल साइज से लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म की ओर जाता है। अरे तालाब में फाइटोप्लैंक्टन उगे हुए थे, फिर उसके बाद उसमें सबमर्ज्ड प्लांट आ गए, फ्लोटिंग प्लांट आ गए, और फॉरेस्ट स्टेज में टॉल ट्रीज आ गए। तो पूरे के पूरे प्रोसेस में यही तो हो रहा है कि शुरुआत में ऑर्गेनिज्म कैसे स्मॉल साइज के, और प्रोसेस आगे बढ़ते बढ़ते किधर, लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स की ओर जा रहा है। यही हो रहा है सक्सेशन में। चट्टानों पे लगा लो आप, लाइकेन से भी टॉल ट्रीज का फॉरेस्ट बन गया। इसका मतलब स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म से रिप्लेसमेंट होते होते किधर जाता है, लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म की ओर जाता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन से लॉन्ग लाइफ स्पैन, छोटे बच्चे वाली बात किसी को भी दिखेगी। ट्री का लाइफ स्पैन जो बाद में उग रहा है, पता चला 100-200 साल तक उगा हुआ है, तो ट्री का लाइफ स्पैन तो ज्यादा है टॉल ट्रीज का। लेकिन जो शुरुआत में लाइकेन उग रहे हैं, मॉस उग रही हैं, उनका लाइफ स्पैन तो बहुत छोटा है, तो शॉर्ट लाइफ स्पैन। तालाब में फाइटोप्लैंक्टन उग रहे हैं। यहां पर कई बच्चे टेक्निकल क्वेश्चन लाते हैं, सर वो फाइटोप्लैंक्टन अगर एक सेल का बना हुआ है, वो डिवाइड हो गया नया बन गया, फिर वो डिवाइड हो गया नया बन गया, तो सर इसमें मरा तो कोई है ही नहीं डिवीजन में, तो सर उसको लाइफ स्पैन कैसे मानेंगे? ओ भाई, उसमें डिवाइड होकर अगर नया बन गया तो नया तो रिप्रोडक्शन हो गया ना, वेजिटेटिव, वो तो अगली जनरेशन मानी जाएगी। जितने में डिवीजन नहीं हुआ उतना ही तो एक लाइफ स्पैन है, तो उसमें अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाकर उल्टा सीधा नहीं भागना है। तो इसका मतलब ये पॉइंट करेक्ट है, शॉर्ट से लॉन्ग लाइफ स्पैन की ओर जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स जो एरिया में हैं। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इसी से रिजल्ट बनेगा, आर सेलेक्टेड से के सेलेक्टेड की ओर जा रहे हैं। शुरुआत में जो डोमिनेंस है वो किसका है? आर सेलेक्टेड का। छोटे ऑर्गेनिज्म है, जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, तेजी से रिप्रोड्यूस करके ज्यादा संख्या में ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। बाद में डोमिनेंस आ जाता है बड़े ऑर्गेनिजम्स का एरिया में, जो उतनी तेजी से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, पुराने वालों की तुलना में कम ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। और ये इसलिए किधर, के सेलेक्टेड। जब हम लिखते हैं आर सेलेक्टेड से के सेलेक्टेड, तो ये पॉइंट होता है डोमिनेंस का। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जंगल में कोई आर सेलेक्टेड नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर अब उनका डोमिनेंस नहीं है, डोमिनेंस के सेलेक्टेड का है। शुरुआत में डोमिनेंस आर सेलेक्टेड का, बाद में डोमिनेंस के सेलेक्टेड का। ये एकदम आसान पॉइंट, पहले भी कह चुका हूं, एरिया की डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। यहां पर आप क्या क्वेरी कर सकते हैं, करनी चाहिए आपको। सर आपने कहा बढ़ेगी, इसका मतलब आप प्रोग्रेसिव लेके चल रहे हैं? पक्का। अगर कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रेसिव ही माना जाएगा। दुनिया में कोई आपसे कह रहा हो कि कार चल रही है, तो बाय डिफॉल्ट यही तो मानोगे कि सीधा आगे चल रही है, या बाय डिफॉल्ट ये मान लोगे कि बैक गियर लगा हुआ है।
भाई कार चल रही है तो बाय डिफॉल्ट आगे मानी जाएगी। इट मींस कि अगर सक्सेशन में कोई कह रहा है कि सक्सेशन का प्रोसेस किधर जा रहा है, तो भाई पहले प्रायोरिटी तो प्रोग्रेसिव को ही जाएगी। जब तक कहीं पर आपको अलग से मेंशन करके ना दे कम्युनिटी को नुकसान हो गया, रेट्रोग्रेसिव हो गया, तब तक अपने आप पीछे नहीं चलाना है। तो इसका मतलब सामान्य रूप से तो ये पॉइंट करेक्ट ही माना जाएगा। तो अगर कोई आपसे सामान्य रूप से कहे कि सक्सेशन से एरिया की डायवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो उस पॉइंट को करेक्ट मानना है, उसको करेक्ट मानना है। इसमें और ऐड कर दिया बायोमास इंक्रीज्ड, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोमास इंक्रीज्ड, शुरू में क्षेत्र में लाइकेंस उग रहे थे, उनका वजन कुछ नहीं है, बाद में एरिया में टॉल ट्रीज उग रहे हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वजन ही क्या है, वो बायोमास है, वो बढ़ गया। शुरू में फाइटोप्लैंक्टन थे तालाब में, उनका कुछ खास वजन नहीं है, बाद में फॉरेस्ट बना, टॉल ट्रीज बन गए, बायोमास बढ़ गया। तो एरिया की डायवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, बायोमास सब बढ़ रहा है। इनके ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनका यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। फिर ये समझा चुका हूं अच्छे से, एरिया मोर स्टेबल कम्युनिटी की ओर जा रहा है, अभी म्यूजिक कंडीशन में भी समझाया था। पॉइंट्स एक बार देख लो तब जाऊंगा अगली स्लाइड पर। हाँ, गायब करने वाला था मैं, तो मुझे लगा एक बार पॉइंट्स आपकी नजर में डाल देता हूं। फिर उसके बाद ये टेक्निकल पॉइंट आ गया, इकोलॉजिकल निके बिकम्स मोर स्पेशलाइज्ड। हाँ जी, पुरानी स्टोरी थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। इकोलॉजिकल निके किससे रिलेटेड था? फंक्शनल रोल बताया था, और फंक्शनल रोल में मेन जो पॉइंट बताया था वो क्या बताया था? फीडिंग। ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग स्पेशलाइज्ड हो गई। स्पेशलाइज्ड फीडिंग का कहने का क्या मतलब है कि जब पहले डाइवर्सिटी कम थी एरिया में, तो एक प्रकार की स्पीशीज ही 6 प्रकार का खाना खा रही थी, क्योंकि कोई रोकने वाला था नहीं। लेकिन एरिया में सक्सेशन आगे बढ़ते बढ़ते एरिया की डाइवर्सिटी बढ़ी, और एरिया में और 50 तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए, क्योंकि अब एरिया सुटेबल हो गया उनके लिए। तो जब और 50 तरह के ऑर्गेनिज्म आ गए, तो भाई वो भी तो कुछ खाएंगे, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। याद करो रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म 4-6 प्रकार का खाना नहीं खा पाएगा, अब उसका जो फूड है वो 1-2 प्रकार के रिसोर्स पर सीमित हो जाएगा, और इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल निके क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज देखो, इकोलॉजिकल निके बिकम्स मोर स्पेशलाइज्ड, दैट इज फूड वेराइटी, या लिख सकता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में भी मेन पहले क्या, ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना। अवेलेबल फॉर वन स्पीशीज बिकम रेस्ट्रिक्टेड, सीमित हो जाएंगी, बिकम रेस्ट्रिक्टेड, सीमित हो जाएंगी ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना। अब मेरे यहां कहने पर, यहां कई बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, वो क्लास में आते हैं क्वेश्चन, उनको मैं यूज करता रहता हूँ आपसे कह के कि बच्चा क्वेश्चन पूछता है, कभी कहता हूँ एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन से ही है ना सब कुछ। तो यहाँ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर ये तो कंपटीशन तो माइनस माइनस था, तो ये तो नुकसान हो जाएगा, इससे क्या फायदा हुआ सक्सेशन से? ओ भाई, कंपटीशन और कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी, इनके बीच में बैलेंस से नेचर चलता है। अगर आप कंपटीशन को कम करने के चक्कर में एरिया की डाइवर्सिटी समाप्त कर दें, तो क्या एरिया एक आध प्रकार के ऑर्गेनिज्म से स्टेबली मेंटेन हो पाएगा? नहीं। इतनी कम डाइवर्सिटी भी ना हो कि डाइवर्सिटी की कमी से नुकसान हो जाए, और इतना हाई कंपटीशन भी ना हो कि उसकी वजह से किसी का एक्सटिंक्शन हो जाए। इन दोनों के बैलेंस से नेचर चलता है, और जहां बैलेंस मिलता है वही आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। फिर फूड वेब बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। फूड वेब, थोड़ी जानकारी तो होती है, अभी तो फूड वेब तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हर बच्चा थोड़ा समझता है इसको। फूड वेब मतलब किन किन सोर्स से भोजन मिल रहा है, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। एकदम आसान, क्योंकि एरिया की डाइवर्सिटी बढ़ गई ना। अगर एरिया में कम प्रकार के ऑर्गेनिज्म है,
तो एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को अगर मार के खा रहा है, कम प्रकार के ऑर्गेनिज्म ही है तो कितनों को मार के खा पाएगा, कितनी स्पीशीज को मार के खा पाएगा, वो भी तो कम ही रहेगा। पर एरिया में 150 तरह की अलग अलग स्पीशीज हैं, तो इसका मतलब जो प्रीडेटर है उसके खाने के लिए भोजन की व्यवस्था अलग अलग स्पीशीज से हो गई, मल्टीपल डायरेक्शन से उसको भोजन मिल सकता है। तो इसी का मतलब क्या हुआ कि जो फूड वेब है वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। और आप अगर सही समझ लगाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा, मल्टीपल रिसोर्सेज से भोजन मिलने की व्यवस्था हो गई तो सिस्टम तो स्टेबल हो ही गया ना। एक नहीं होगा तो दूसरे को खा लेंगे, ये भी तो स्टेबिलिटी का एक फैक्टर है। तो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, सब सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। और क्या पॉइंट आ गए, अनदर टेक्निकल पॉइंट, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सेपरेट चैप्टर का पॉइंट है, पर यहां इस पर बताना जरूरी होता है। कई सारी बुक्स हैं जो सक्सेशन में ये सवाल पूछती हैं, तो हमें बच्चे को बताना तो पड़ता है, पर ये पॉइंट है इकोसिस्टम के चैप्टर का, जो अब तो फिलहाल जो 12th का सिलेबस है उससे तो अलग ही कर दिया है। पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं तो बेसिक बताऊंगा और इतने से समझा दूंगा आपको। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एक टर्म होता है इकोसिस्टम में, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे सक्सेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो ये कम हो जाती है, इज डिक्रीज्ड। मैंने उसका लॉजिक दिया है, क्यों डिक्रीज हुई, ड्यू टू मोर डिमांड ऑफ फूड बाय कंज्यूमर्स। हो क्या रहा है, प्रोड्यूसर जो हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्होंने भोजन बनाया, भोजन में से कुछ ऑर्गेनिक मैटर तो पौधों ने उपयोग कर लिया, और इसमें से फिर कुछ कौन खा गए, हर्बीवोर्स खा गए। हर्बीवोर्स के खाने के बाद भी जो पौधों के पास बच जाए वही एनसीपी है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। लेकिन जैसे जैसे एरिया में डाइवर्सिटी बढ़ती है, अलग अलग प्रकार के हर्बीवोर्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, उनके द्वारा भोजन की डिमांड बढ़ जाती है और पौधे के पास बचने वाला जो ऑर्गेनिक मैटर है, नया ऑर्गेनिक मैटर पर ईयर जो बचता है वो कम हो जाता है, और ये कहलाता है एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि कंज्यूमर्स की जो भोजन डिमांड है वो बढ़ गई। और लास्ट पॉइंट जो इसकी प्रॉपर्टी में आता है वो मैंने पहले भी इसका नाम लिया है, एकदम आसान पॉइंट है। जब सक्सेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो क्या केवल पौधों में बदलाव आ रहे हैं, क्या केवल लाइकन, हमने कहा ना लाइकन के बाद हमने मोस आ गई, हर्बेशियस स्टेज आ गई, तो हम जब बात करते हैं फिर उसके बाद स्क्रब्स आ गए, फॉरेस्ट बन गया, हम तो बात तो पौधों की किए जा रहे हैं। लेकिन क्या एरिया के कंज्यूमर्स भी बदले हैं? यस, कंज्यूमर्स भी बदले हैं और डिकम्पोजर्स भी बदले हैं। ये बदलते हैं क्योंकि एरिया की कंडीशंस में जैसे जैसे बदलाव आएगा वैसे वैसे चेंजिंग कंडीशंस के अनुसार एरिया के कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में भी बदलाव आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये हमारे डिस्कशन का मुख्य हिस्सा नहीं होते हैं, कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि कम्युनिटी इनसे पहचानी नहीं जाती है। पर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इनमें बदलाव हुआ है, पक्का बदलाव हुआ है। ये सारी कहानी आ गई, फुल स्टोरी सक्सेशन की, जो एनसीईआरटी ने पेज नंबर 250 और 251 पर समझाई है। यहां पर आपको ये स्टोरी मिलेगी। यहां पर आपको ये स्टोरी मिलेगी एनसीईआरटी में, और उसका पूरा डिटेल आपको बता दिया है। अब आपसे सारे क्वेश्चन सक्सेशन के बनेंगे, अब कोई छूटेगा नहीं। किसी भी बुक में कुछ भी कोई स्टोरी दे रखी है वो सब क्वेश्चन अब आपसे सोल्व होंगे। ध्यान से इसको रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाएंगे।